गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोर्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था और इवन अगर हम लोग कहें तो बोर्ड थ्योरी का मोस्टली पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। बोर्ड थ्योरी नो डाउट आज की फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन बावजूद इसके बोर्ड थ्योरी में काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड थ्योरी की ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों का फर्स्ट हेडिंग ये है, लिमिटेशंस ऑफ बोर्ड थ्योरी। डिफरेंट टर्म्स के अंदर हम लोग इस चीज को देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। जैसे सबसे पहले मैं बात करना चाहूं, बोर्ड थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक सिंपलेस्ट एटम्स या ऐसे एटम जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, इसमें काफी सारे मॉडिफिकेशंस बाद में हुए, काफी सारे एजम्पशंस लिए, उसके बेसिस पे आज की केमिस्ट्री फिजिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो बोर्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, जो बोर ने दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जैसे छोटे एटम जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है के लिए पॉसिबल थी। सेकेंड वन की बात हम लोग करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, कई सारी ऐसी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो सिंगल नहीं है, यानी एक बंच एट ए टाइम निकल के आता है, इनकी साइड फ्रीक्वेंसी साथ में निकल के आती हैं। आपने पढ़ा होगा, सपोज लाइमन सीरीज की मैं बात करता हूं तो एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा की बात की थी। तो सिंगल सीरीज ना मिलकर के हम लोगों को एट ए टाइम कई सारे मिलते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन बेसिकली बोर अपनी थ्योरी में नहीं दे पाए। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स बी चूजन। जबकि वेवियर में हम लोग देखते हैं कई सारी एविडेंसेस हम लोगों को मिलती हैं कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वो इलिप्टिकल भी होती हैं या इलिप्टिकल भी पॉसिबल है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में इन्होंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। पॉइंट नंबर 4 या लिमिटेशन नंबर 4 की बात हम लोग करें डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स का यहां हम लोगों ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लेकर के लिया था, h/p का। मैटर वेव्स के बेसिस पे हम लोगों ने ये सारी की सारी थ्योरी को लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कुछ और भी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जस्ट लाइक वेव थ्योरी में हम लोगों ने कंटीन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, तो वो कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को यहां मिलते हैं। तो बोर ने अकेले डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बेसिस पे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बेसिस पे सारा का सारा एक्सप्लेनेशन दिया, जो कि अपने आप में लॉजिकल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 5 की बात करें, बोर थ्योरी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज। जब हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करें, चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रा हो या व्हाटएवर सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो, तो अकॉर्डिंग टू बोर हर लाइन की जो इंटेंसिटी है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई सारी स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है। एक रिलेटिव इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, किसी की इंटेंसिटी ज्यादा है, किसी की इंटेंसिटी कम है। तो ये एक्सप्लेनेशन बोर अपनी थ्योरी में नहीं दे पाए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा और लास्ट लिमिटेशन हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि अगर स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड के थ्रू पास करा दें या व्हाटएवर सो मैग्नेटिक फील्ड के पास करा दें, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फील्ड है और सपोज यहीं पर मैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए टाइम ले लेता हूं या अलग से मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस का कॉन्सेप्ट है। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं। यहां दो फिनोमेना हम लोग और भी सीख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज जीमन इफेक्ट।
तो जीमन इफेक्ट को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये आपको पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नो डाउट जीमन इफेक्ट को जो बोर का कॉन्सेप्ट है, बोर की जो थ्योरी है, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। देन आफ्टर अगर हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर से पास कराते हैं तो नो डाउट अगेन इनका स्प्लिट अप हो जाता है, ये फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। तो इस स्प्लिट अप को, जिसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी बोर की। नो डाउट इन लिमिटेशंस के साथ भी हम यही कहना चाहेंगे कि बोर की थ्योरी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक अपना दूसरा लेना चाहेंगे जो थोड़ा सा फर्क है, एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स के बारे में। पोटेंशियल का नाम आते ही हम लोग कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सम एनर्जी फॉर यूनिट पोटेंशियल, यूनिट चार्ज और मे बी यूनिट एस्पेक्ट जस्ट लाइक मास, यूनिट मास। तो यहां चूंकि हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं तो यूनिट चार्ज को या एक एलिमेंट्री चार्ज को अगर मैं रिप्लेस करता हूं या कहीं ला करके रखता हूं तो कुछ वर्क डन का कॉन्सेप्ट होगा। उसी वर्क डन को हम लोग यहां पे एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जान रहे हैं। एंड लगा हुआ है, इसका मतलब दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या है ये कॉन्सेप्ट, समझिए। मान लीजिए मैं यहां एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करता हूं, ये मेरा न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन्स हैं। अब इसके चारों तरफ ये मेरी परमिसेबल ऑर्बिट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एक ऑर्बिट से, मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में मैं इलेक्ट्रॉन को लेकर के आना चाहता हूं या ग्राउंड स्टेट से मैं सेकेंड ऑर्बिट में लाना चाहता हूं, तो नो डाउट मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा? हम सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंगेंस्ट मेरे को फोर्स लगाना होगा, इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट देना होगा, तो ऑब्वियसली वर्क डन का कॉन्सेप्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है एक्साइटेशन पोटेंशियल्स का। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात हम लोग अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल में स्पेशली हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से दूसरी परमिसेबल ऑर्बिट में ले जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसी एनर्जी को हम लोग एक्साइटेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में कैसे लिखना है हम लोग यहां से समझ सकते हैं। The excitation energy of an atom is defined as the energy required by its atom or its electron to jump from ground state to any one of the excited state। यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑलवेज ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब जो भी मेरी फर्स्ट परमिसेबल ऑर्बिट है इसके अंदर होगा। इसके अंदर से अगर मैं सेकंड ऑर्बिट में ले जाना चाहता हूं तो मुझे एनर्जी कुछ लगानी पड़ेगी, थर्ड ऑर्बिट में ले जाना चाहता हूं अलग एनर्जी लगानी पड़ेगी, फोर्थ ऑर्बिट में ले जाना चाहता हूं अलग मेरे को एनर्जी लगानी होगी। तो नो डाउट जब मैं ग्राउंड स्टेट से यानी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में ले जाना चाहूंगा तो दैट विल बी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। जब मैं ग्राउंड स्टेट से यानी फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में ले जाना चाहूंगा तो ऐसी स्थिति में जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट मस्ट बी सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी एंड सो ऑन। एक्साइटेशन एनर्जी निकालना बड़ा आसान सा काम है, हम लोग निकाल चुके हैं। जैसे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की बात मैं करता हूं, यानी ग्राउंड स्टेट से यानी जो मेरी फर्स्ट ऑर्बिट है वहां से सेकंड ऑर्बिट में ले जाना चाहता हूं मैं किसी इलेक्ट्रॉन को, तो सिंपली एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ये बिल्कुल फिक्स है डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं। इस एनर्जी डिफरेंस को ही मैं यहां एक्साइटेशन पोटेंशियल के नाम से जानूंगा और ये चूंकि मेरा फर्स्ट से सेकंड में ट्रांजिशन हो रहा है इसलिए इसे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी के नाम से जानूंगा। और स्पेशली ये कॉन्सेप्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारा का सारा हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं, तो यहां हम लोग ये कहना ज्यादा एप्रोप्रिएट समझाएंगे कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। डिस्टेंस कैलकुलेट करना बड़ा आसान सा काम है। देखिए माइनस के साइन को हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है, बड़ा सिंपल सा है, हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं
कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी का सम जो होता है वो हमेशा विद नेगेटिव साइन होता है। तो ये मेरा नो डाउट सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी है, ये फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है। इन दोनों को मैंने यहां पे सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में डिफरेंस निकाल रखा है। तो बेसिकली फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो होगी वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। डिस्टेंस ये बिल्कुल फिक्स है, इनमें कभी कोई चेंज नहीं होता। और वैसे भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन हमारा सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो आई होप सो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी अब आप लोग कंप्यूट कर पाएंगे। यहां हम लोग E3 और E1 के ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो दैट इज सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। डिस्टेंस नॉर्मल कंडीशंस में फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ही पॉसिबल होती है हाइड्रोजन में, लेकिन सम एडवांस फीचर्स के साथ हम लोग बात करें, कुछ एजम्पशंस के साथ बात करें, तो फर्स्ट से थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में भी जा सकता है। अब यहां कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, फिर इसकी इतनी सारी ऑर्बिट कैसे हैं? देयर इज नो डाउट नॉर्मल टेंपरेचर पे, नॉर्मल कंडीशंस में हाइड्रोजन की एक ही ऑर्बिट होती है। हम सब लोग बिल्कुल इजीली इस बात को कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसको एनर्जिएट करेंगे, किसी भी मीन से एनर्जिएट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा जो भी परमिसेबल ऑर्बिट है, परमिसेबल ऑर्बिट का सीधा सीधा सा फंडा वही हमारा क्या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाला है, जिसको बोर ने अपने कॉन्सेप्ट में यूज किया था कि कोई भी सरकमफ्रेंस जो है वो एन लैम्डा के कॉन्सेप्ट में होनी चाहिए, यानी लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मैं ब्रीफ कर देता हूं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था 2 pi r where r is the radius of orbit must be equals to n lambda where n is 1 2 3 4 5 6 and lambda is a de Broglie wavelength। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था हम लोगों का। तो हाइड्रोजन में पॉसिबल है किसी भी परमिसेबल ऑर्बिट में हम यहां से इलेक्ट्रॉन को जंप कराते हैं या ये अपने आप से करता है, तो डिफरेंट एक्साइटेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। अब डियर स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन एनर्जी, नो डाउट एक्साइटेशन एनर्जी का ही एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, एक स्पेशल केस है एक्साइटेशन एनर्जी का, जिसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स ग्राउंड स्टेट से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में ले जाना चाहता हूं, अब इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में सिंपल सी बात है, जो टोटल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी? 0 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट स्टेट में ले जाना चाहता हूं, यानी उसको एनर्जी 0 करना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली मेरे को यहां पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। तो अगर मैं अपने इनर मोस्ट यानी फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, तो नेट एनर्जी 0 हो जाएगी। नेट एनर्जी 0 कहां होती है? इनफाइनाइट ऑर्बिट में होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होती है। अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि मेरे को आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिल गया, या जो मेरा एटम है वो आयोनाइज हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर दूर कहीं चला गया, अब वापस आएगा भी नहीं। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एज वेल एज चेंज इन एनर्जी कॉन्सेप्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स यहां हम लोगों ने आगे मेंशन भी किया हुआ है, आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन द एटम इज लेफ्ट विद पॉजिटिव चार्ज। ये तो बड़ा क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि भाई किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज लिया था, ऑर्बिट में नेगेटिव चार्ज लिया था। ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलकर के किसी भी एटम को हमेशा न्यूट्रल रखते हैं, यानी चार्ज जो है वो नेट चार्ज जो है वो 0 रहता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर हमने आयोनाइजेशन कर दिया, यानी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंचा दिया, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियस पे प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएगा, नेगेटिव यहां से गॉन ऑफ हो जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के ऊपर जो नेट चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर हम इसको पॉजिटिवली चार्ज आयन के नाम से जानेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग आयोनाइजेशन का प्रोसेस कहेंगे। और इस तरह के एटम को जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही चार्ज है या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी को लेकर के, एक्साइटेशन पोटेंशियल को लेकर के डिस्कस किए हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन की फॉर्म में हम कुछ थोड़ा सा सीखना यहाँ पे चाहेंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिल रहा है, देखिए क्या है।
आज की क्लास का साइज भी कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, यही बस कॉन्सेप्ट हम लोगों को डिस्कस करने थे। कल की क्लास में या प्रीवियस क्लास में बहुत कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल्स टू 3। देखो बच्चों, यहां न्यूमेरिकल्स की बात अगर करते हो तो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट या फोर्थ यूनिट के कंपैरेटिवली बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिलते हैं। इवन ऑप्टिक्स के रेस्पेक्ट में भी यहां न्यूमेरिकल्स बड़े आसान से मिलते हैं। घिसे पिटे से 5-7 फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, या आज की क्लास में भी एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। उन्हीं फॉर्मूलों में बेस ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में बड़े आराम से इनको डन कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्या कहता है? डिटरमाइन द स्पीड, यानी वो आपसे v पूछ रहा है। अब स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, अब डायरेक्शन की बात नहीं है इसलिए इसको स्पीड कहा है उसने। इन थर्ड ऑर्बिट, यानी n इक्वल्स टू थर्ड ऑर्बिट की बात की है। किसके अंदर? हीलियम पॉजिटिव आयन के अंदर। इसका मतलब हीलियम में से हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल रखा है। डियर स्टूडेंट, दो बातें, वेलोसिटी मुझे निकालनी है, n मेरे पास 3 है और हीलियम के लिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 होता है, तो इसका z जो है वो 2 है। अब अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों को निकल के आया था प्रीवियस क्लास में, v इक्वल्स टू 2 पाई k z e स्क्वायर ओवर nh। n यहां नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, k यहां पे वही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है, 9 × 10⁹ वाला। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको याद होगा। Z हमारे पास हीलियम का कॉन्सेप्ट है तो 2 है और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। बस सिंपली आप लोगों ने यहां पे वैल्यू प्लेस करनी है, आंसर अपना निकालना है। लेकिन मेरी तरह से इस क्वेश्चन को छोड़ मत देना, आंसर अपने आप से कैलकुलेट करना, आंसर निकालना, तभी आपको एफिशिएंसी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। सब लोग कैलकुलेट कीजिए, 10 सेकंड्स का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। इसका मतलब t मेरे को पता करना है डियर स्टूडेंट्स, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी n इक्वल्स टू 1 दे रखा है। देखिए ग्राउंड स्टेट का मतलब 0 कभी मत डाल देना, ग्राउंड स्टेट का मतलब 0 नहीं है, ऑर्बिट 1 से ही शुरू हो सकती है, 0 ऑर्बिट तो हो ही नहीं सकती। गिवन रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, यानी r1 जो है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। डियर स्टूडेंट्स, एंगस्ट्रॉम बोले तो आप सबको पता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। C, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए ये SI सिस्टम में, ये भी SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, n मेरे पास 1 है। टाइम पीरियड जो मेरा निकल के आएगा वो सेकंड्स में निकल के आएगा, एज इट इज मेरे को आंसर छोड़ देना है। अब इसके लिए भी नो डाउट मुझे अपनी रोड मेमोरी से ही निकाल के देना पड़ेगा, अब मैं बार बार तो फॉर्मूला ड्राइव नहीं करूंगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट v इज इक्वल्स टू 1/137 CYN। ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था। C यहां वेलोसिटी ऑफ लाइट है और n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अगर वेलोसिटी मेरे पास आ जाता है तो टाइम पीरियड निकालना बड़ा आसान सा काम है, t इक्वल्स टू 2πr दैट इज सर्कमफ्रेंस ओवर वेलोसिटी। ध्यान रहे, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैं यहां रेडियस r1 यूज करता हूं तो ये t1 मेरे को निकल के आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे कुछ नहीं बचता, सिंपल सा आप लोगों को वैल्यूज यहां पे प्लेस करनी है। जो मेजर वर्क था वो हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर लिया, वेरिएबल्स की यहां एक तरीके से सेपरेशन किया, साथ में उनको SI सिस्टम में कन्वर्ट भी किया। तो SI सिस्टम में कन्वर्ट करना यहां जरूरी है, बिल्कुल बच्चों वाले न्यूमेरिकल होते हैं यहाँ पे। जो बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल करके आ गया उसके लिए ये न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, लेकिन आप इसको छोड़ेंगे नहीं। फिजिक्स है, इसको हम दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, आसान जरूर है लेकिन फिर भी आपको सारे के सारे करने हैं। चलिए मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग क्या कहता है ये इसमें। एग्जांपल नंबर 6, it is found experimentally that 13.6 electron volt energy is required to separate hydrogen atom। डियर स्टूडेंट देखो बड़ा मजेदार सा केस है, यहां उसने सब कुछ बताया लेकिन एक बार भी नहीं कहा आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब चूंकि आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके हो तो आपको पता है
ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन के लिए। वो ग्राउंड स्टेट से या फर्स्ट एनर्जी लेवल से उसको कहां पहुंचाता है, इनफाइनाइट में पहुंचाता है। इनटू ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, बात एक ही है भाई, हाइड्रोजन की बात की है तो यहां पे प्रोटॉन होगा और इसके चारों तरफ जो पहली ऑर्बिट होगी, इस पहली ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब चूंकि फर्स्ट ऑर्बिट है तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी की बॉन्डिंग है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, सब लोग जानते हैं। अब अगर इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी मैं इसको दे दूं तो क्या होगा, नेट एनर्जी जीरो हो जाएगी। जीरो एनर्जी हो जाएगी, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब यहां पे 10, 20, 50, 100 किलोमीटर दूर नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो प्रोटॉन है इसका जो अपना इफेक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इससे बाहर चला जाएगा, इसका मतलब सेपरेट हो गया। उसी चीज को यहां पे बता भी रखा है कि सेपरेट हो गया। कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस, कितनी छोटी सी बात पूछी है आपसे, ऑर्बिटल रेडियस आप लोगों से उसने पूछा है, ठीक है बता देते हैं। एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज वेलोसिटी भी पूछी है आपसे। तो डियर स्टूडेंट निकालना बड़ा आसान सा काम है। टोटल एनर्जी यहां इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है ये बात हमें पता हो, दूसरी चीज इस टोटल एनर्जी के अंदर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है ये बात हमें पता हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है, सब लोग जानते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सब लोग जानते हैं। तो अगर मुझे यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी पता लग जाए तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं, वन थिंग जो कि सेकंड पार्ट में पूछी गई है। अब रेडियस के लिए क्या है, टोटल एनर्जी तो मेरे को पता है कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसके बराबर अगर प्लेस कर दूं तो निश्चित रूप से मेरी रेडियस आ जाएगी। थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट्स जो है, जो हम लोग 11th में ग्रेविटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आए हैं, वही सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे फिर दोबारा से यूज होते हैं। जहां तक फॉर्मूले की बात है मैं घुमाता रहूंगा, मैं फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, मैं आपको पूरा टाइम देता हूं कि आप अपने दिमाग में रिकॉल करें फॉर्मूले को, सर के भरोसे ना बैठे रहें। सर को एग्जाम नहीं देना, आपको एग्जाम देना है, फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। मैं सारे एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपको निकाल के दिखा चुका हूं। तो देखिए E इक्वल्स टू टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो माइनस का ke²/r है, और ये एनर्जी भी आपके पास में माइनस की थी, तो आप इजीली यहां से -ke²/r को प्लेस कर सकते हैं माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से माइनस का माइनस साइन कैंसिल आउट करेंगे, देखो कितना मुश्किल काम मैंने कर दिया, माइनस का साइन माइनस से कैंसिल आउट करके दिखा दिया आपको। के यहां पे वही 9 × 10⁹ है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और R मैं यहां से सेपरेट कर लूंगा, पहला आंसर आ जाएगा। अब अगली बात देखिए जरा, डियर स्टूडेंट जितनी ये मेरे पास टोटल एनर्जी होती है ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के सम से बनी होती है। पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों की विद नेगेटिव साइन होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो विद पॉजिटिव साइन होती है। और मजेदार बात यह है कि जब हम लोगों ने इसको प्रूव किया था ग्रेविटेशन में या यहां एटम के अंदर, तो हमने ऐसा देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल बराबर बराबर का है, यानी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सिंपल सा, अगर मैं इस टोटल एनर्जी को एक तो साइन चेंज कर दूं, पॉजिटिव कर दूं, दूसरा 1/2 इसके साथ लगा दूं, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और उस काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हाफ mv² के बराबर प्लेस करके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस करके वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आप अपने हाथ से इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे, तभी माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन कर लिया। डू फास्ट। कहां तक पहुंची बात, एक बात और हम लोग यहां पे देखें, हम यहां हर जगह पे EV लिखते चले आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते चले आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये हमारा SI सिस्टम में नहीं है, तो हमें इसे 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके जूल में प्लेस करना होगा। सारे पैरामीटर्स हमारे SI सिस्टम में ही होने चाहिए। आगे वही आंसर, गुड, वेरी गुड। अब आप आंसर यहां से मैच कर सकते हैं, दैट्स द वे। इसी तरीके से आप लोगों ने पूरा असाइनमेंट अपना सॉल्व करना है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास मैं यहीं ओवर करता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एज असाइनमेंट में यहाँ छोड़ दे रहा हूं, तो आप ये असाइनमेंट की फॉर्म में दोनों तीनों चीजें करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन में एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा, ये जो इक्वेशन है, ये आपके सामने इक्वेशन दिखाई दे रही है, इसको हम लोग रिडबर्ग फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने लिखा तो है नोट्स में, लेकिन डिक्टेट नहीं किया था, बताया नहीं था आपको, तो हो सकता है कुछ बच्चों की नजर से छूट गया हो, तो मैं ये चीज यहाँ इस न्यूमेरिकल की हेल्प से भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि रिडबर्ग फार्मूला है क्या, फ्रीक्वेंसी एमिटेड या 1 लैम्डा इक्वल्स टू आर, where r is the Rydberg constant, 1/n final square minus 1/n initial square। अब यहां n फाइनल क्या होगा, n इनिशियल क्या होगा। देखिए, आप जब भी लाइमन सीरीज की बात करते हैं, बामर सीरीज की बात करते हैं, तो ये वैल्यूज जो है वो चेंज होती हैं। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट। लाइमन की बात करेंगे तो हमेशा ये 1 रहेगा, बामर की बात करेंगे तो हमेशा ये 2 रहेगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से लाइमन की बात करेंगे तो ये 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6। बामर की बात करेंगे तो ये 3 से शुरू होगा, 3 4 5 6 व्हाटएवर। तो आई होप सो अब इसका जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो आपको मजबूत करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।